तो हम बात करते हैं कि एनर्जी जनरेशन की, कि न्यूक्लियस की हेल्प से हम कैसे एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। तो ये ग्राफ जो है आपने देखा होगा पहले। तो ये ग्राफ है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन और यहाँ पे है ये मास नंबर ए के अगेंस्ट ये ड्रॉ किया गया है। और हमने ये सीखा था कि जितना ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन होता है उतना ही ज़्यादा प्रोडक्ट स्टेबल होता है, और जितना ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा उतनी ही ज़्यादा एनर्जी उस रिएक्शन में रिलीज होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट जो है वो आपका मिडिल वाला रीजन है। ये जो रीजन है, दिस रीजन कंटेन्स द हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। इसको इलीट क्लब या वीआईपी क्लब कह सकते हैं आप, कि ये वीआईपी क्लब है। यहाँ पे जितने भी हमारे न्यूक्लियस हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, बहुत ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ये रखते हैं। तो हर कोई इनके जैसा बनना चाहता है, हर कोई चाहता है कि मैं वीआईपी बनूं। ये वाले चाहते हैं मैं वीआईपी बन जाऊं, ये वाले चाहते हैं कि वीआईपी बन जाऊं। लेकिन वीआईपी बनने के लिए इनमें क्या खास बात है कि ये वीआईपी हैं और बाकी लोग वीआईपी नहीं हैं? वो है इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ये बात इन सब में यूनिक है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर। और वो किससे डिसाइड होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स से। तो ये जो राइट वाले हैं इनके पास प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा है कंपेयर टू दीज वीआईपीज, और यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की जो संख्या है वो इनके कंपैरिजन में कम है। तो लेफ्ट वाले जो हमारे न्यूक्लियर स्पीशीज हैं ये कंबाइन हो जाते हैं और ये वीआईपी क्लब में आ जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं और इस प्रोसेस में, उस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज करते हैं। तो इस प्रोसेस को, जिसमें हल्के न्यूक्लियस मिलकर एक हैवी न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? फिजन कहा जाता है। ऐसे ही जो ये हैवी न्यूक्लियस हैं ये टूट जाते हैं दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में, और इस तरीके से ये वीआईपी क्लब में पहुंचने की कोशिश करते हैं। और इस प्रोसेस में हीट या एनर्जी कह सकते हैं कि उस रिएक्शन में निकलती है। उस रिएक्शन में निकलने वाली एनर्जी को कहा जाता है न्यूक्लियर एनर्जी, और उसको जनरली Q से डिनोट किया जाता है। Q वर्ड से डिनोट किया जाता है। एनरिको फर्मी ने डिस्कवर किया कि जब एलिमेंट्स पर न्यूट्रॉन्स की बारिश करवाई जाती है, न्यूट्रॉन्स को बॉम्बार्ड करवाया जाता है, तो हमें नए रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मिलते हैं। तो ऐसे एक एग्जाम्पल है कि जब यूरेनियम पे न्यूट्रॉन्स की बारिश करवाई जाती है तो ये तीनों रिएक्शंस होती हैं एक साथ। हो सकता है ये हो सकता है ये हो सकता है ये है, कि न्यूट्रॉन्स प्लस यूरेनियम का आइसोटोप 92U235 ये बनाता है 92U236, और ये ब्रेक हो जाता है बेरियम में और क्रिप्टॉन में, और यहाँ से और न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। एक न्यूट्रॉन हमने रिएक्शन में इस्तेमाल किया है, ये हमारे घर का है, खरीदा हुआ है, और इस रिएक्शन के इस प्रोडक्ट में हमें 3 न्यूट्रॉन्स मिल जाते हैं। तो यहाँ आपने देखा कि जब भी हमने यूरेनियम से स्ट्राइक करवाया न्यूट्रॉन को, तो हमें एक अनस्टेबल न्यूक्लियस मिलता है, दैट इज 92U236 विच इज रेडियो एक्टिव, और ये टूट जाता है दो अलग अलग छोटे छोटे न्यूक्लियसेस में, जिनका साइज ऑलमोस्ट क्या है? सेम है। ये 36 है, 56 है, ऑलमोस्ट बराबर है, और इस प्रोसेस में न्यूट्रॉन निकलते हैं। तो इन तीनों रिएक्शंस में से तीनों की तीनों साइमल्टेनियसली हो रही होती हैं। यदि हम प्रैक्टिकल सेटअप की बात करें तो हमने एक एटम तो लिया नहीं होगा, हमारे पास ढेर सारे एटम्स होंगे, ढेर सारे न्यूक्लियस होंगे, और उन सब में जब न्यूट्रॉन्स से बम्बार्ड करवाया जाएगा तो हमें ढेर सारे प्रोडक्ट उस रिएक्शन में मिल जाते हैं। तो यहाँ पे कॉमन बात इन सब में क्या है कि सब में कोई ना कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस बनता है, और वो अनस्टेबल न्यूक्लियस दो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में टूट जाता है। इस प्रोसेस में ढेर सारी एनर्जी निकलती है, ढेर सारे न्यूट्रॉन्स भी निकलते हैं, और ढेर सारे न्यूट्रिनोज और एंटी न्यूट्रिनोज भी हमें प्राप्त होते हैं।
उसके बाद हम बात करें एक डेटा की कि 92U235 के एक न्यूक्लियस से, एक एटम से लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें एनर्जी प्राप्त होती है। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है एक एटम से। और सोचिए आपने यदि 1 मोल यूरेनियम यदि इस्तेमाल कर लिया, आपने लगभग 235 ग्राम यदि इस्तेमाल कर लिया यूरेनियम, तो सोचिए कितनी ज़्यादा एनर्जी आपको प्राप्त होगी। अब ये जो रिएक्शंस हैं जिनमें एक हैवी न्यूक्लियस 2 छोटे न्यूक्लियस में टूटता है, उसको फिजन कहते हैं, उसको कहते हैं फिजन। और जो हमारे रिएक्टर्स हैं वो फिजन बेस्ड होते हैं, जो मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द रिएक्टर्स आर बेस्ड ऑन दिस प्रोसेस, जिसमें फिजन होता है और एनर्जी निकलती है। अब यदि एनर्जी को, यदि फिजन प्रोसेस को यदि हम कंट्रोल कर लेते हैं, इसको हम कंट्रोल कर लें यदि इस प्रोसेस को कि कितने कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो उस प्रोसेस को कंट्रोल्ड फिजन कहते हैं और उसका इस्तेमाल किया जाता है रिएक्टर्स में, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। और यदि हम इस रिएक्शंस को कंट्रोल ना कर पाएँ तो उस तरह के फिजन को अनकंट्रोल्ड फिजन कहते हैं, और जो न्यूक्लियर बॉम्ब में इस्तेमाल किया जाता है। आपने सुना होगा न्यूक्लियर बॉम्ब कितने ज़्यादा लीथल होते हैं, कितने डेवेस्टेटिंग होते हैं, वो अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं, यहाँ कुछ एनर्जी निकली होगी, लेट्स से Q अमाउंट ऑफ एनर्जी निकली है, तो ये एनर्जी इन प्रोडक्ट्स की काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में प्राप्त होती है कि ये तीनों रैपिडली मूव करते रहते हैं। और आप देख सकते हैं कि इसका जो मास है, क्योंकि सबसे छोटा ये है, तो ये बहुत तेजी से भागता है, ये भी भागते हैं, और ये भागने पर कंटेनर की वॉल से टकराते हैं। आपके आसपास जो भी मैटर होगा इन प्रोडक्ट्स के, उन मैटर से कोलाइड करते हैं और हीट जनरेट करते हैं। उस हीट का अलग अलग तरह से इस्तेमाल कर लिया जाता है और उस एनर्जी का हमें इस्तेमाल करने को मिल जाती है वो एनर्जी। ठीक है, आगे तो हमने पिछली स्लाइड में देखा कि जब यूरेनियम के ऊपर बॉम्बार्ड करवाए जाते हैं न्यूट्रॉन्स, तो हमें एक अनस्टेबल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस मिलता है, और वो अनस्टेबल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस और 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है, और इस प्रोसेस में और ज़्यादा न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। तो यूरेनियम के साथ होने वाली जितनी भी पॉसिबल रिएक्शंस हैं, उनमें निकलने वाले न्यूट्रॉन्स की संख्या यदि कैलकुलेट की जाए तो वो एवरेज आती है 2.5 न्यूट्रॉन्स पर रिएक्शन, यानी एक रिएक्शन में एवरेज 2.5 न्यूट्रॉन्स हमें मिलते हैं। एक इस्तेमाल हो रहा है, एक न्यूट्रॉन, लेकिन हमें मिल रहे हैं 2.5 और। तो इस न्यूट्रॉन के जनरेशन से चेन रिएक्शन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। चेन रिएक्शन का मतलब क्या है सर? चेन रिएक्शन का मतलब है कि हो सकता है कि जब हम उस यूरेनियम को रिएक्ट कराने के लिए हम न्यूट्रॉन्स जो हम प्रोवाइड करा रहे हैं, वो यूरेनियम कहे कि यार कि हमें आउटपुट में भी न्यूट्रॉन्स मिल रहे हैं, क्यों ना मैं इन न्यूट्रॉन्स का इस्तेमाल करके आत्मनिर्भर ना बन जाऊं मैं। तो वो आत्मनिर्भरता उस रिएक्शन की जो है, उसी को चेन रिएक्शन कहा जाता है, कि वो अपने न्यूट्रॉन्स का इस्तेमाल करके और न्यूट्रॉन जनरेट करे, और न्यूट्रॉन्स का इस्तेमाल करके और फिर से न्यूट्रॉन्स जनरेट करे और स्टेबल प्रोडक्ट्स बनाए। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या आती है इस चेन रिएक्शन को सस्टेन करने में, कि रिएक्शंस में जो न्यूट्रॉन्स निकलते हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं। अब फास्ट हैं न्यूट्रॉन्स, तो वो रिएक्ट नहीं कर पाते हैं इतने अच्छे से यूरेनियम के साथ जितना स्लो न्यूट्रॉन कर पाते। तो हमें इस समय की आवश्यकता ये होती है कि हम कैसे भी करके उन न्यूट्रॉन्स को स्लो कर दें, जिससे वो न्यूट्रॉन चेन रिएक्शन सस्टेन कर सकें। तो हम इस्तेमाल करते हैं हैवी वाटर का, D2O का, और इनको कहा जाता है मॉडरेटर। तो हम इंट्रोड्यूस कराते हैं मॉडरेटर्स को। मॉडरेटर्स बेसिकली क्या होते हैं? वाटर, हैवी वाटर जैसे छोटे एटम्स होते हैं। तो जैसे ही न्यूट्रॉन उन स्टेशनरी एटम से टकराते हैं,
तो अपनी काइनेटिक एनर्जी जो है वो उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो जो न्यूट्रॉन्स रिएक्शन से निकले उनकी एवरेज एनर्जी जो होती है वो 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है, विच इज़ वेरी वेरी हाई। तो वो टकराते हैं D2O के एटम से, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम हो जाती है और हमें अपने मन के मुताबिक एनर्जी वाले न्यूट्रॉन्स प्राप्त हो जाते हैं। और वो स्लो न्यूट्रॉन्स जो हमें मिले वो फिर से यूरेनियम से रिएक्ट कर जाते हैं और बदले में और न्यूट्रॉन्स बनाते हैं। तो इस तरीके से जो हमारी इक्वेशन है, हमारा जो फिजन प्रोसेस है वो सस्टेन हो जाता है, एक स्टेडी अमाउंट ऑफ एनर्जी हम उससे प्राप्त कर सकते हैं और यही इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर। तो हमने अभी पिछले लेक्चर में देखा कि न्यूट्रॉन जनरेट होते हैं यूरेनियम से। जब न्यूट्रॉन्स को बॉम्बार्ड करवाया जाता है तो इस रिएक्शन में हमें प्रोडक्ट में न्यूट्रॉन्स और मिलते हैं। तो न्यूट्रॉन्स का प्रोडक्शन, न्यूट्रॉन्स का लॉस दोनों वहाँ पे एक साथ हो रहा है। तो इन दोनों की रेट के रेशियो को कहा जाता है K, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन फैक्टर K। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ लॉस, इसकी वैल्यू है K। अब K की वैल्यू हम चाहते हैं कि 1 रहे। K की वैल्यू 1 के पास रहनी चाहिए, तो जितना प्रोड्यूस हो रहे हैं न्यूट्रॉन्स उतने ही डिप्लीट भी हो रहे हैं और इस स्टेट ऑफ रिएक्टर को कहा जाता है क्रिटिकल स्टेट। तो क्रिटिकल स्टेट में रिएक्टर होना चाहिए, तो जितने हमारे न्यूट्रॉन्स बने उन सब का इस्तेमाल हो गया। अब यदि K की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाती है तो क्या होगा? तो यदि K की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो गई, इसका मतलब न्यूमरेटर जो है वो ज़्यादा हो गया डिनोमिनेटर से, तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, डिप्लीशन कम रह गया। तो ऐसे केस में जो रिएक्टर आ जाता है तो उस रिएक्टर को सुपर क्रिटिकल स्टेट में कहा जाता है कि जो रिएक्टर है वो सुपर क्रिटिकल स्टेट में पहुंच चुका है और सुपर क्रिटिकल स्टेट में जो एनर्जी का जो आउटपुट होता है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ता जाता है। तो जो चेरनोबिल में जो घटना हुई थी, दुखद घटना, उसमें भी जो रिएक्टर था वो सुपर क्रिटिकल स्टेट में पहुंच गया। अब न्यूट्रॉन्स यदि जनरेट हो भी गए तो उनको रोकने के लिए क्या सेफ्टी मैकेनिज्म रिएक्टर्स में होता है? तो वो सेफ्टी मैकेनिज्म का नाम है कंट्रोल रॉड्स। कंट्रोल रॉड्स क्या होता है कि कैडमियम से बनाते हैं एक रॉड, और कैडमियम में ये खास बात है कि वो न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब भी रिएक्टर सुपर क्रिटिकल स्टेट में पहुंच जाता है तो कंट्रोल रॉड्स को इंसर्ट कर दिया जाता है और कंट्रोल रॉड्स से न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं न्यूट्रॉन्स, और हमारा जो K वैल्यू है वो 1 के पास बड़ी ही रैपिडली पहुंच जाता है और हमारा रिएक्टर फटने से बच जाता है। तो यहाँ पे रिएक्टर का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि कैसे रिएक्टर फंक्शन करता है। तो रिएक्टर का ये कोर होता है, ये वो पार्ट है जहाँ पे रिएक्शन हो रही होती है, जहाँ पे न्यूट्रॉन्स हमें ढेर सारे जनरेट होते हैं और यहाँ का टेम्परेचर जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा होता है कोर के अंदर। इस कोर के अंदर कंट्रोल रॉड्स होती हैं, जो आपको बताया था कैडमियम रॉड्स होती हैं जो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो इन कंट्रोल रॉड्स को ऊपर या नीचे किया जा सकता है, कोर के अंदर इसको सबमर्ज किया जा सकता है और इसको बाहर भी निकाला जा सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट। और इस कोर से जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करवाते हैं कोल्ड वाटर यहाँ से फ्लो करवा के। कोल्ड वाटर यहाँ से पंप किया जाता है और ये कोल्ड वाटर इस कोर को के आउटर पार्ट में फ्लो करता है और उस कोल्ड वाटर की बन जाती है स्टीम, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ का बहुत ज़्यादा होता है। तो स्टीम जो है वो यहाँ से फ्लो होके उस स्टीम के ज़रिए टरबाइन को रोटेट किया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे प्रोड्यूस की जाती है और फिर से वो स्टीम को कंडेंस कर देते हैं और यहाँ से ठंडा पानी जो है इसमें पंप किया जाता है और फिर से ये पूरा साइकिल बन जाता है। ठंडा पानी दिया, उसको गर्म करके टरबाइन चलवाया, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से ले ली हमने और इस तरीके से रिएक्टर फंक्शन करता रहता है। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लाइट न्यूक्लियाइज मिलकर एक हैवी न्यूक्लियाई फॉर्म करते हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो दो लाइट न्यूक्लियाइज होंगे और वो फॉर्म करेंगे एक सिंगल लार्ज न्यूक्लियस। इस प्रोसेस को कहा जाएगा फ्यूजन,
कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिखाए हुए हैं कि दो हाइड्रोजन एटम जो हैं 1H1 1H1 ये कंबाइन होके बनाते हैं 1H2 ड्यूट्रॉन। दो ड्यूट्रॉन जो हैं वो कंबाइन करके बनाते हैं एक हीलियम का एक आइसोटोप, और दो ड्यूट्रॉन जो हैं वो 1H3 और ट्राइटॉन जिसको कहते हैं ट्राइटॉन और एक साथ में प्रोटॉन बनाते हैं। इस प्रोसेस में ये रेस्पेक्टिव अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। अब जब भी दो न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं तो उनको पास में आना होगा, और पास में यदि आएंगे तो उनके बीच में कूलम्बिक रिपल्शन तो जरूर होगा। तो कूलम्बिक रिपल्शन की वजह से एक दूसरे से अवे जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें इनको फ्यूज कराना है तो हमें इनको पास में लाना होगा। तो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट शुड बी गिवन टू द सिस्टम सो दैट दे फ्यूज एंड दे ओवरकम द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। इस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम बैरियर कहते हैं। यहाँ पे हम एक नाम देते हैं बैरियर, कि इतना एनर्जी हमें सप्लाई करना होगा जिससे फ्यूज कर जाएं, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन को ओवरकम कर जाएं। और ये बैरियर की वैल्यू जो है दो प्रोटॉन्स के लिए होती है 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये जो वैल्यू है ये डिपेंड करती है कि उन न्यूक्लियस का साइज कितना है, उनका रेडियस कितना है, उनका चार्ज कितना है, प्रोटॉन्स कितने हैं, इन बातों पे ये वैल्यू डिपेंड करती है। फॉर 2 प्रोटॉन्स दिस वैल्यू इज 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इस एनर्जी को यदि हमें जनरेट करना है, मान लीजिए सिर्फ टेम्परेचर से, तो हमें 3/2 kT के बराबर यदि इसको कर देंगे तो हमें टेम्परेचर मिलता है इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁹ केल्विन, विच इज वेरी 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 लार्ज। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की हमें रिक्वायरमेंट यहाँ पर होती है। तो इतना ह्यूज टेम्परेचर हमें मिल सकता है किसी स्टार के इंटीरियर में। जो स्टार्स होते हैं, स्टार्स, सन, उनके इंटीरियर में ही इतना हायर टेम्परेचर जो कंडीशंस हैं हमें मिल सकती हैं। तो ये जो प्रोसेस हैं ये स्टार्स के अंदर होती हैं। तो सन के अंदर जो टिपिकल रिएक्शंस होती हैं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं कि 1H1 जो है ये मिलके बनाते हैं 1H2, और ये जो पॉजिट्रॉन है और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कंबाइन होके गामा फोटॉन्स बनाते हैं। 1H2 और 1H1 फिर से कंबाइन होके 2He3 बनाते हैं, और 2He3 और 2He3 मिलके 2He4 बनाते हैं। इन सब की जो Q वैल्यूज़ हैं यहाँ पे लिखी हुई हैं। इन सारी रिएक्शंस को यदि हम ऐड कर दें तो हमें मिलती है रिएक्शन 4 टाइम्स 1H1 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 2He4 प्लस 2 न्यूट्रिनोज प्लस 6 गामा फोटॉन्स प्लस दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो हाइड्रोजन एटम जो हैं, 4 हाइड्रोजन एटम, वो कंबाइन होके ये रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं इस रिएक्शन को। ठीक है।